हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। वो है हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो हम आज चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके डिटर्मिनेंट्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैंने इस वीडियो में सब कुछ ज़्यादातर कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको एक ही वीडियो में वो सारे टॉपिक्स अवेलेबल हो जाएं। तो ध्यान से समझिएगा। शुरू कर लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो एमईसी के बारे में हमने इन्वेस्टमेंट चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपकी एमईसी क्या है या आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है। उसको हमने थोड़ा सा पैराग्राफ में पढ़ा था। तो एमईसी आपका जो होता है वो वही चीज़ होती है। दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसके, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। इन दोनों पे वो डिपेंड करता है कि हमारा खर्चा कितना आया था। कोई नई मशीनरी खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके आने वाले समय में मतलब क्या आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है उस इन्वेस्टमेंट से, उस एसेट को खरीदने से। तो जो ये प्रेजेंट चैप्टर है वो बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेगा आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की। सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी इरविंग फिशर ने 1930 में, और इन्होंने इसका नेम दिया था रेट ऑफ रिटर्न ओवर द कॉस्ट। आपने कोई खर्चा किया है, कॉस्ट लगाई है, उसके बदले में क्या रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं, क्या रेट है उस रिटर्न का। सिंपली हम लोग कह सके तो एमईसी क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ न्यू इन्वेस्टमेंट। कोई नया निवेश किया, कोई नई इन्वेस्टमेंट की, उससे आप लोग सोच पा रहे हो कि मुझे कल को कितना ज़्यादा लाभ होगा, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी का रेट होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी या एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कह सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट से जो एक कैपिटल एसेट के द्वारा है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी उस इन्वेस्टमेंट से। दूसरा है आपका कि क्या कॉस्ट लगी थी, कॉस्ट क्या थी उस कैपिटल एसेट की, या हम लोग उसको नाम क्या देते हैं, सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला है ये आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे है और सेकंड वाला आपका सप्लाई प्राइस पे है। डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं एमईसी के। तो एमईसी के दो बेसिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ अ कैपिटल एसेट एंड सेकंड वन इज सप्लाई प्राइस। जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है वो क्या होता है एक एसेट का, कि एग्रीगेट कर दिया जाता है, सम अप कर दिया जाता है जो आपको रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम। कोई मशीन है 5 साल 10 साल कितने साल भी काम कर रही है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा आपको क्या करना है, एग्रीगेट लेना है होल टाइम का। तो उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहते हैं। तो सप्लाई प्राइस क्या होता है कैपिटल एसेट का, ये ऐसी चीज़ हमारी कॉस्ट क्या आई एक नए एसेट को बनाने के लिए। इसमें हम लोग एग्जिस्टिंग एसेट की सप्लाई प्राइस को नहीं इंक्लूड करेंगे। जो हमारे पास मशीन चल रही है या कोई एसेट है, हम लोग इसमें क्या इंक्लूड करेंगे कि जो आपने नई वाली मशीन, कोई नया एसेट लिया है, उसका क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट कितनी आ रही है उस चीज़ को प्रोड्यूस करवाने में। तो वो होता है आपका सप्लाई प्राइस। अब है रिलेटिंग प्रोस्पेक्टिव यील्ड टू द सप्लाई प्राइस। अब हम इस चीज़ों को रिलेट करेंगे आगे कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड को सप्लाई प्राइस के साथ में। फिर आपका देखेंगे कि क्या क्या एमईसी के साथ में हम फॉर्मूलाज को डिटर्मिन करेंगे। तो सप्लाई प्राइस क्या होता है, करंट कॉस्ट अभी की हमने लेनी है, करंट कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द इन्वेस्टर्स फॉर अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेक करता है कोई भी इन्वेस्टर, तो उसको करंट में कितनी खर्चा आ रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, लागत क्या है उस चीज़ की। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, जो हमने पढ़ा ही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट से आप लोग कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो ओवर टाइम में, लाइफ टाइम में उस प्रोजेक्ट की। ये आपके फ्यूचर रिटर्न्स होते हैं। सर्टेनली हम लोग ये कह सकते हैं दैट अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश, कि आपके हाथ में क्या चीज़ आ रही है वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखती है। अ रुपी टुडे कमांड्स अ ग्रेटर वैल्यू देन अ रुपी टुमारो। आज रुपी जो है उसकी ग्रेटर वैल्यू होगी ना कि टुमारो की। तो फ्यूचर रिटर्न्स हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिस्काउंट करते हैं। मतलब हम लोग उसको देखते हैं डिस्काउंटेड एट सम रेट क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेके चलते हैं। जब हमें
क्या है, इनको कंपेयर करना हो उनकी करंट कॉस्ट से या फिर सप्लाई प्राइस से उस कैपिटल एसेट को। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई कैपिटल एसेट है, उसको हमने क्या है जब भी कंपैरिजन करना है कि कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो सकती है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसको हम लोग कंपैरिजन अगर करेंगे ना तो उसमें एक चीज़ लेंगे, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा होगा उसके तरीके से देखेंगे। सो वी मस्ट फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी फ्यूचर रिटर्न्स। तो हम लोग फ्यूचर रिटर्न्स जो आपके होने वाले हैं उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू की तरफ ध्यान देंगे। दिस इज हाउ वी डू इट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये चीज़ आपको याद में रखनी है। दैट इज पी वी इज इक्वल टू पी वाई एन अपॉन 1 + r की पावर n। तो इसमें पी वी क्या होता है कि आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिखा जाता है पी वी, ठीक है। और पी वाई एन प्रोस्पेक्टिव यील्ड, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, कहाँ तक हम लोग ले रहे होंगे। नीचे क्या है आपका 1 + r, आर क्या है बच्चे, रेट ऑफ डिस्काउंट या जिसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसकी पावर क्या है एन, एन आपका फिर से हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये फॉर्मूला होता है जब हमने निकालना हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी प्रोस्पेक्टिव यील्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पुट हो सकता है। अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड आपकी 2 सालों की, 2 साल दे दिया, इसका मतलब एन कितना हो गया 2, वो कितनी दे रखी है 1210, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%, और इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट वैल्यू को ढूंढिए। तो हम लोग यही फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी दी है 1210, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + r कितना बचे 10%। अब 10% ऐसे 10 नहीं लिखना आपको, परसेंट को सिंपल में फॉर्मूला कन्वर्ट करके ही लिखना है। ये 10/100 हो गया ना, तो 10/100 कितना हो जाएगा 0.1। एन कितना दिया हुआ था 2 दे रखा था। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसको। तो ये आपका नेक्स्ट आपका जो आंसर आएगा वो कितना बन जाएगा 1000 रुपीज़, ठीक है। इस पे 1 × 1 आएगा ना, ये 0.1 को प्लस करेंगे 1 में, 1.1 ऐसे करके फिर जितना आपका आंसर आया उसको उस चीज़ से डिवाइड कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा 1000 रुपीज़। अब यहाँ पे नोट क्या दिया गया है कि डिस्काउंटिंग इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग। हम लोग देखते हैं ना मैथ्स में भी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे निकालते हैं, एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है, कंपाउंड निकाला जाता है। डिस्काउंटिंग बिल्कुल क्या है, उल्टा होता है कंपाउंडिंग का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखी है, इफ़ ₹1000 वर टू बी कंपाउंडेड फॉर 2 ईयर्स, कि हमने 1000 रुपये को कंपाउंड करना है 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी उसको कैसे निकालेंगे। अब ये देखो यहाँ पे डिवाइडेशन हुई थी, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो कंपाउंडेड है वो कितनी दे रखी है 1000। एक बार मैं सबको रब कर लेती हूँ। अब यहाँ देखिए ये आपका कितना दिया हुआ है 1000 दे रखा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाना जो हमने चीज़ डिवाइड की थी, देखो 1 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 100, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 आपने ईयर्स लिए हैं। तो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा, दैट इज़ 1210। जो हमारा क्या था वो था हमारा PYN, मतलब प्रोस्पेक्टिव यील्ड थी आपकी जो 2 सालों की, वो 1210 थी। अब जो हमने ये निकाला है 1000, वो आपने किया है प्रेजेंट वैल्यू। अगर देखो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी हो उससे आपने प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू को निकालना हो तो हम उस चीज़ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ये चीज़ों को निकाला जाता है। ऑफन देर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम द प्रपोज्ड कैपिटल प्रोजेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं कि रिटर्न्स हमें हर साल में कितने आते जा रहे हैं, एक्सट्रीम चलती है रिटर्न्स की। अब हम टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल आपका किस अजम्पशन पे बना है कि हम लोग कहते हैं कि हर साल यील्ड आ रही है 100 की, ठीक है। कितने सालों तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है 5 सालों के लिए। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को डिस्काउंट हमने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है 5% पर एनम पे। तो उन्होंने कहा प्रेजेंट वैल्यू को ढूंढिए, तो हम लोग ढूंढ सकते हैं। ये देखो प्रोस्पेक्टिव यील्ड 100 आ गया। क्या क्या फॉर्मूला था आपका कि हमने ऊपर लिखना है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ठीक है, ईयर्स का लिख लेना है। नीचे क्या आएगा 1 + r, r आपका क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ 5%। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये एक को मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। ये आ गया 100, 1 + 5 परसेंटेज में है तो इसको क्या लिखेंगे 5/100 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 100, और नीचे कितना आ जाएगा 1 + 0.05। इसको प्लस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.05 आ जाएगा,
ये आपका 100 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1.05। अब इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ को, मतलब नीचे तो आपका वही आता जाएगा, दैट इज़ 1.05। इसको कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा 1.05, लेकिन अब क्या है सेकेंड ईयर है तो ये आ जाएगा 2। अब इसको कैसे निकालना है, ये 100 आ गया, 1.05 को इंटू करो 1.05 से ही, तो ये कितना आ जाएगा 1.1025। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। वैसे ही 3 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, आप लोग खुद करके देखिए, आपके पास सिमिलर आंसर्स ही आएंगे जो यहाँ पे बताए हुए हैं। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड का टोटल करें तो कितना आ रहा है 500, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू का अगर टोटल करें, मतलब जिसको हमने डिस्काउंट किया है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो कितना आ रहा है 432.94। अगर हम इस चीज़ों को प्लस कर देते हैं, अब आपने क्या करना होता है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेनी होती है, पूरा पूरा नहीं लिखना होता जो आप पॉइंट्स में निकाल रहे हो। अब ये देखने के बाद हमें क्या समझ आया कि जब हमने देखा है कि डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड स्ट्रीम ऑफ रिटर्न्स, हम लोग अब कंपेयर करेंगे इसको सप्लाई प्राइस से, कि कितनी कॉस्ट लग रही थी, कितना सप्लाई प्राइस था हमारा। इन केस अगर डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू एक्सीड कर जाए सप्लाई प्राइस को, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो सप्लाई प्राइस से, तो आपको क्या है, आपका जो कैपिटल एसेट लगाया है वो अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज नॉट। आप उसको एक्वायर करोगे जब ये चीज़ फुलफिल होगी। एग्जाम्पल में जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी 432.94 आई थी। इस केस में अगर सप्लाई प्राइस जो है कैपिटल एसेट का वो कम होता है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस से, तो हम लोग इस एसेट को लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो इसका मतलब सप्लाई प्राइस आपका क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए हमेशा, किससे, डिस्काउंटेड प्राइस से, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ को लिखा गया है, सेम थिंग है। सप्लाई प्राइस को भी आगे निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सप्लाई प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इस तरीके से देखना है आपको, फिर हम कैपिटल एसेट को एक्वायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर हमने MEC को ढूंढना है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को ढूंढना है, तो MEC दोबारा से वही चीज़ है, कैसे डिटरमिन की जाती है, 2 तरीके से, प्रोस्पेक्टिव यील्ड से एंड सप्लाई प्राइस से। इसको हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक कैपिटल एसेट जो होगा एक्चुअली रिमेन ऑपरेटिव फॉर मोर देन 1 ईयर, वो 1 साल से ज़्यादा तक ऑपरेट कर सकता है। इसी वजह से जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगा वो सबका एग्रीगेट होगा, प्लस कर देंगे हम लाइफ पीरियड के लिए, जब तक भी हम उसका यूज़ करवा रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को कैन बी फाउंड एट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे हम लोग ढूंढते हैं वैसे ही हम लोग प्रोस्पेक्टिव यील्ड को ढूंढ सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। दैट इज सप्लाई प्राइस जो कैपिटल एसेट का है और MEC है, वो इस तरीके से ढूंढा जा सकता है। अब मानकर चलो पहले साल की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस दैट इज डिवाइडेड बाय 1 + M, और M क्या है आपका MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये चीज़ होगी प्रोस्पेक्टिव यील्ड को ढूंढने का फॉर्मूला है। इन द सेकेंड ईयर पे आ जाओ, तो जो आपकी PY1 थी, प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो फर्स्ट ईयर का था, वो आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर में आके प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो इसका मतलब हम PY2 को क्या लिख सकते हैं, PY2 को क्या लिखेंगे, PY1 × 1 + M। ये चीज़ उठाई है ना इन्होंने। हमने सप्लाई प्राइस को क्या लिखा था, ये चीज़ प्रोस्पेक्टिव यील्ड को ये लिखा था ना, उससे हम लोग सप्लाई प्राइस को ढूंढ सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव यील्ड को क्या लिखा था, SP × 1 + M। तो इसका मतलब आपका अब SP नहीं लेना, यहाँ पे क्या लेना है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन गया, PY1 बन गया। तो PY2 को क्या लिखेंगे, PY1 × 1 + M। इसमें जो आपका होगा PY आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड, SP आपका सप्लाई प्राइस, और M आप जानते हो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है बिकॉज PY1 किसके बराबर था, सप्लाई प्राइस × 1 + M, तो हम यहाँ पे पुट करवा देंगे, ठीक है। ये दिया गया है PY2 किसके इक्वल हो जाएगा, SP 1 + M, ठीक है। और 1 + M आपका ये भी दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर क्या बन गया आपका, सेकेंड ईयर में आके SP 1 + M की पावर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही सप्लाई प्राइस को ढूंढ लो, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। मतलब बताया क्या गया है कि दोबारा से मैं आपको फर्स्ट ईयर में देखो राजे, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, ये चीज़ हुई आपकी SP 1 + M,
सिंपल, ठीक है। सेकेंड ईयर में जब आओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, SP 1+m², ठीक है। थर्ड ईयर में जब आओगे तो क्या हो जाएगा, SP 1+m²। अगर यहाँ से मुझे सप्लाई प्राइस को ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, SP ऊपर क्या आ जाएगा, Py2/1+m² हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ से ढूंढने की कोशिश करोगे तो Py3 क्या आ जाएगा, 1+m³। ये इसी तरीके से ये फॉर्मूला क्या है, आगे आगे डिराइव होता जाएगा, n ईयर्स तक भी हम इसको लिख सकते हैं। तो थर्ड ईयर में ये देखो Py2 प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, तो हमने वही चीज़ उसमें दोबारा पुट करवा दी। Py3 किसके बराबर आ गया, Py2 1+m। अब Py2 किसके बराबर था, SP 1+m², और एक 1+m जो बचा हुआ था वो भी आ गया, तो ये चीज़ निकल के आपके सामने आ जाएगी। सपोज करो लाइफ टाइम एक कैपिटल एसेट का कितना है, 5 साल का। इन 5 सालों में क्या करेंगे, फिर प्रोस्पेक्टिव यील्ड ढूंढना है तो सबको प्लस कर देंगे कि जितना भी एग्रीगेट होगा नेट रिटर्न का उस कैपिटल एसेट ने, मतलब हमें कितना रिटर्न दिया है, उसको हम लोग प्लस करके क्या मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिल जाएगा। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो एग्रीगेट जो होता है एक्सपेक्टेड नेट रिटर्न्स का, उन सभी सालों का लाइफ टाइम के लिए जो टाइम है उस कैपिटल एसेट का, उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव यील्ड का नाम देते हैं। इन दिस वे अगर टोटल स्पेन कैपिटल एसेट की क्या है, n ईयर्स, ये देखो n तक लिखते रहो, ठीक है ना। तो ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड किसका हो जाएगा, n ईयर्स का हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। इफ द लाइफ टाइम ऑफ अ मशीन इज n ईयर्स एंड टोटल प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, Py, सप्लाई प्राइस क्या है, SP, तो जो अबव इक्वेशन है उसको हम लोग, अब देखो एक इक्वेशन से सभी चीज़ों को डिराइव किया जा सकता है। कैसे कि हमारा सप्लाई प्राइस क्या निकल के आया था, Py/1+m⁴n, nth में जब n ईयर्स में हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, ये हम उधर ले जाएं, 1+m⁴n SP = क्या आ जाएगा, Py, इसका मतलब प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकल गया। अब हमने m ढूंढना है तो m कैसे ढूंढेंगे, 1+m² क्या है, n है। इसको सप्लाई प्राइस को उधर ले जाओ, Py/ क्या बन गया, SP बन गया। अब ये n क्या है, इधर है, तो मैथ्स में हमने किया हुआ है कि अगर इस चीज़ को उधर लेके जाना तो ये क्या है, अंडर रूट में आ जाता है, n अंडर रूट आ गया, तो Py/ क्या बन गया, SP। अब रह क्या गया, यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 क्या करेगा, उधर दोबारा चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम लोग m को क्या लिख सकते हैं, फिर ये जो n आया Py/SP -1, ये मतलब आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। अगर हमें सप्लाई प्राइस और टोटल प्रोस्पेक्टिव यील्ड पता है तो हम MEC को आसानी से ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूला से। आप लोग याद कर सकते हैं, डिराइव करके भी उसको डिस्प्ले कर सकते हो। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो सप्लाई प्राइस एक मशीन का कितना है, 1000, लाइफ टाइम उसकी क्या है, 2 साल के लिए। टोटल प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी दिया हुआ है 2 सालों का, 1210। उन्होंने कहा कि MEC आप लोग ढूंढिए। तो फॉर्मूला आपको याद है, m किसके बराबर था, अंडर रूट, यहाँ पे n था, Py/SP, और माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सारी चीज़ों को पुट करवा दो, n क्या है, 2 है, Py कितना है, 1210, सप्लाई प्राइस कितना है, 1000, ये तो कट हो गया। अब 121 किसका स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। इसको 11 लिखो, इसको 10 लिखो, इसका स्क्वायर -1, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो गया, कट हो गया, तो 11/10 क्या हो जाएगा, -1। ये आपका कितना आ जाएगा, 1/10, दैट इज 0.1। और 0.1 हम सिंपली नहीं लिख सकते, अगर परसेंटेज में लिखना है तो ये कितना बनेगा, आपका 10% बन जाएगा। तो दैट मीन्स आपकी MEC कितनी आ गई, 10%। किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है, 2 चीज़ें आपको पता होंगी, एक चीज़ आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, एस्टिमेटिंग MEC इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट से अगर हमको ढूंढना हो तो MEC कैसे पता लगेगी। MEC को हम लोग डिस्काउंट रेट से पता लगा सकते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा उसके सप्लाई प्राइस के साथ में कैपिटल एसेट की विद इट्स डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो फॉर्मूला हमने देखा था कि SP किसके बराबर था, Py1/1+r। ये अब हम क्या करना है, एग्रीगेट करना है, Py2/1+r⁴, Py3/1+r⁴, मतलब 5 सालों के लिए हमने ये लिया है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Py एज इन द टेबल एंड अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट, कितना जो हमने टेबल पीछे पढ़ा था, ठीक है, 5% उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था,
फिर हमने अज्यूम क्या किया था कि सप्लाई प्राइस जो कैपिटल एसेट का कितना निकल के आया था 432.94। तो अब हमें क्या चीज़ मिल गई कि 432.94 हमारा निकल के आया था। 100 अपॉन क्या आ जाएगा 1+5 अपॉन 100 1+5, ये चीज़ मतलब ऐसे ही चलती रहेगी, आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। और हमने एज्यूम क्या किया लाइफ टाइम को 5 सालों के लिए। अब इक्वेशन में 5% आपका क्या है रेट ऑफ डिस्काउंट, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसको हम लोग डिस्काउंट किया है। तो केन्स ने इस चीज़ को डिफाइन किया है एज इन द टर्म ऑफ MEC। केन्स रेफर टू दिस रेट ऑफ डिस्काउंट एज द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट। मतलब केन्स ने इस रेट जो डिस्काउंट का रेट है उसको रेट ऑफ रिटर्न ही माना है जो कैपिटल एसेट से होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अज्यूम करो सप्लाई प्राइस क्या है 1800, PY1 क्या है 1050, PY2 क्या है 882। मतलब 2 उन्होंने सालों के लिए हमें दे दिया, 5% दे दिया रेट है, जहाँ पे ये चीज़ें हमने क्या करनी है डिस्काउंट करनी है। और टोटल डिस्काउंट वैल्यू भी कितनी दे दी 1800, मतलब टोटल आपकी जो वैल्यू है वो 1800 है। फिर आपके जो PY1 कितना था 1050 अपॉन क्या आ जाएगा वही चीज़ 0.05 आ जाएगा, प्लस क्या कर दोगे जो सेकंड वाली थिंग होगी 882 वाली, ठीक है, नीचे वही चीज़ सेम आ जाएगी बट उसका एन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ईयर में हम ले रहे हैं। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन भी 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एक तो सप्लाई प्राइस पे, एक एक्सपेक्टेड क्या है रिटर्न्स कितने कितने सालों तक हो रहे हैं। जब हम पूरा एनालिसिस करें इक्वेशन 2 का तो वो हमें ये बताती है हायर द मार्केट प्राइस ऑफ अ कैपिटल एसेट, मतलब मार्केट एसेट जितना भी मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा उस कैपिटल एसेट का उतना ही MEC क्या है धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज गिवन द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट हायर द स्ट्रीम ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब देखो रिटर्न्स ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो MEC क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका तो मतलब ही ये होता है कि आपने एक्सपेक्ट कितना किया है आने वाले समय में। अब हमें डिसाइड करना है कि जो खर्चा कर रहे हैं हम लोग निवेश पे वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। तो इन्वेस्टर्स कंपेयर करेगा MEC को किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। एट विच फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट आर टू बी बोरोड। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तभी वर्थवाइल होगा जब MEC क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा या बराबर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ज़्यादा होगा या बराबर, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अनप्रॉफिटेबल कब होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए, किससे MEC से या फिर रेट ऑफ रिटर्न से। अगर हमें MEC पता है तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग ढूंढ सकते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी इन्वेस्टमेंट क्या होगी कम होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा क्या है, जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी इन्वेस्टमेंट क्या होगी ज़्यादा होगी। तो ये है हमारा MEC स्केड्यूल या फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड का स्केड्यूल, ठीक है। तो MEC स्केड्यूल क्या होता है, एक ऐसा स्केड्यूल जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बीच में। तो MEC जो कैपिटल एसेट का है वो गवर्न होता है बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी करवा रहे हो आप लोग उससे डिटर्मिन होगा। तो ऑर्डिनरी जो इसको एक्सपीरियंस किया जाता है कि जो आपका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो क्या होता जाता है बढ़ता जाता है जैसे जैसे MEC डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड MEC। तो टेबल में ये देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है 50, 100, 200, 400 एंड 600। तो MEC क्या होता जा रहा है डिमिनिशिंग होता जा रहा है। पहले 12% था, फिर 6% हो गया, ठीक है। फिर आगे आपका कितना हो गया 5% और 2% हो गया। तो यहाँ पे आप लोग इस टेबल को देख सकते हो। जब इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की थी तो MEC कितना था 12%। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितनी हो गई 600 करोड़ हो गई तो MEC कितना डिक्लाइन हो गया 2%। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड MEC। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कैसे बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी। एंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट अप टू अ लिमिट, तब तक इन्वेस्टमेंट मतलब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा जब तक उसकी MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर नहीं हो जाती। MEC को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज पर एनम में। एज सच इट इज़ कंपेयर्ड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना है तो इन्वेस्टर्स ये नहीं है कि अकेला रेट ऑफ इंटरेस्ट या अकेली MEC को देखेगा, वो दोनों पैरामीटर्स को साइमल्टेनियसली लेके चलेगा। तो एक कर्व हम लोग बनाएंगे जो शो करेंगे इन्वेस्टमेंट को अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है, जो इक्वालिटी बताएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट में एंड MEC में, और उस कर्व को नाम क्या देते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व।
तो हम फिगर बना लेते हैं कि कैसे आपको इस चीज़ को डिराइव करना है। मतलब जो आपने टेबल ऊपर बनाया था ना स्केड्यूल की फॉर्म में, उसी को हमने यहाँ पे बना देना है। तो नीचे आपकी क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कितनी करवा रहे हो, और ऊपर क्या आ जाएगा, MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्वालिटी शो करनी है। अब 10% पे सपोज करो यहाँ पे 10% है, और वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 50 की। बाद में हमारा ये कम होके क्या हुआ, 9%। वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाना है। नेक्स्ट थिंग इज 8%। जितना कम करते जाओगे उतनी इन्वेस्टमेंट क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। आ गया 150। तो हमारी कर्व कैसे बन जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट कर्व आपकी बन जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे आपका इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC वाई एक्सिस पे है। अगर आई क्या है, इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर्व है, जो शो करवाती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, इन्वेस्टमेंट 50 थी। ठीक है, तो ये पॉइंट पे भी, ये वाले पे भी, ये वाले पे भी, सभी पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो MEC के क्या है, बराबर ही होगा। फॉल करती जा रही है 100% पे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी चलेगी। इसका मतलब एट लोअर लेवल ऑफ इक्वालिटी बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा। ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसी तरीके से MEC कम है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम माना है, वाई एक्सिस पे लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं MEC को, और भी जो भी आपके टॉपिक्स पढ़े हैं मैं उसको सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। थैंक यू।